हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं जिसकी संभावनाएं एग्जामिनेशन में आने की ज्यादा है, सभी टॉपिक पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पता है कि एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। एग्जाम बहुत ही नजदीक है। 16 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। कई राज्यों में तो एग्जाम शुरू भी हो गया है। तो आपको करना क्या है, अब बहुत कम समय बचा है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क लाने के लिए हम कौन सी तैयारी करें, और उसी का ब्रह्मास्त्र लेकर के हम आ चुके हैं। और यहां पर आप यदि इन टॉपिक पर ध्यान दे दिए तो एग्जामिनेशन में आपको सबसे ज्यादा मार्क लाने से कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे भाई क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछता है, भाई क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, और उसके बाद से हम एक एक करके प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और जैसा बताया जा रहा है केमिस्ट्री में यदि आप वैसा करेंगे तो सबसे ज्यादा मार्क आप ही का आएगा। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन पैटर्न को देखते हैं। ध्यान देना, यहां पर प्रश्नों के प्रकार, संख्या, अंक और योग। सबसे पहली बात कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों की जो संख्या है, बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या है वो 6 है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, 1 नंबर का होता है। इसका मतलब है कि 6 नंबर मिलेगा आपको। दूसरी बात, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या होती है 8 और एक प्रश्न के 2 नंबर मिलते हैं, यानी कि आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न से 16 नंबर मिल जाएगा। और यदि आप ये दोनों को तैयार कर लेते हैं तो इसमें नंबर कटता नहीं है। अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्नों में एक नंबर भी कटता नहीं है। यदि आप सही सही आंसर जो पूछता है उसका सही सही आंसर आप देते हो तो यहां पर आपको ये नंबर पूरा मिलने वाला है। तो फोकस आपको ज्यादा यहां पे करना है। आगे, लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो है 4 होगी और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होंगे। इसका मतलब है कि 12 नंबर आपको लघुत्तरीय प्रश्न से मिल जाएंगे। इससे थोड़ा सा जटिल और दूसरे तरीके का लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, इसकी भी संख्या होगी 4 और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 16 नंबर मिलेगा। इसके साथ ही साथ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इसकी संख्या होगी 4 और प्रत्येक प्रश्न के 5 नंबर मिलेंगे। भाई यहां पर अथवा करके भी आता है, इस पर भी ध्यान देना है। तो प्रत्येक प्रश्न के 5 नंबर मिलेंगे और इसका नंबर हो जाएगा 20। यदि टोटल को हम जोड़ते हैं तो मिल जाएगा नंबर 70। अब बात करेंगे कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या। तो आप लोगों को पता है कि आपकी जो केमिस्ट्री है अलग अलग पार्ट में बटी हुई है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके बाद से बायो केमिस्ट्री। और सभी चैप्टर यहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क देते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक चैप्टर का उद्देश्य है कि आपको इस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाएगा। इस पर भी वीडियो है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है या आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, वहां पे आप देखेंगे तो प्रत्येक चैप्टर से कितने नंबर पूछे जाएंगे ये भी बताया गया है। सबसे पहली बात कि हम फिजिकल केमिस्ट्री की करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है। कौन कौन सा, तो ध्यान देना, यहाँ पर ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, ये 5 चैप्टर आते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे ठोस अवस्था की। किसकी, ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उसमें सबसे पहला है ठोस अवस्था की परिभाषा ही आपको बता देनी है। भाई परिभाषा भी 1 नंबर का पूछ सकता है, किसमें, अति लघुत्तरीय प्रश्न में। आगे, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया आपको बहुत ही अच्छे से क्लास में बताया गया है और आपको देखना है कि भाई ठोसों का वर्गीकरण पढ़ करके जाएंगे तो यहां से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। आगे, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। उसके बाद से अगला टॉपिक है एकक कोष्टिका, फिर संकुलन क्षमता और क्रिस्टलों में दोष। क्रिस्टलों में दोष से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर नहीं, एक जरूर क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो या 5 नंबर का क्वेश्चन हो। आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं
सबसे पहला चैप्टर ठोस अवस्था से। यदि आप इतनी तैयारी कर लिए तो ठोस अवस्था से जितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। अगला दूसरा चैप्टर है बिलियन। तो बिलियन में सबसे पहले तो बिलियन की परिभाषा ही और इसके साथ साथ बिलियन का प्रकार। दूसरी बात मोलरता, मोललता, मोल प्रभास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद से राउल्ट का नियम, भाई यहां से कैसा क्वेश्चन पूछेगा, यहां से आंकिक प्रश्न पूछने वाला है, आंकिक प्रश्न, ध्यान देना आप। उसके बाद से राउल्ट का नियम है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन है और परासरण तथा परासरण दाब है। इतना यदि आप याद कर लिए, इतना यदि आप समझ गए, इतने को तैयार कर ले तो बिलियन से जितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी का आंसर आप दे पाओगे। आगे अगला क्वेश्चन है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले विद्युत चालकों के प्रकार, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, मोलर चालकता, कोल राउस का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद से विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक श्रेणी और सेल का विद्युत वाहक बल। इतने टॉपिक बनते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, इसको भी बहुत ही अच्छे से बताया गया है। यदि आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहां पे आपको चैप्टर नंबर 4 मिल जाएगा और जितने भी टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाए जा रहे हैं वहां से यदि आप उसे तैयार कर ले तो चैप्टर नंबर 4 से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन आप इजीली हल कर पाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है अभिक्रिया की दर या वेग। उसके बाद से वेग नियम या वेग व्यंजक, फिर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद से अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसके बाद से अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। इतने सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं चैप्टर नंबर 4 से। बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन, भाई इसमें 3 पार्ट था, एक था अधिशोषण और दूसरा था कोलाइड और उसके बाद से उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण को हटा दिया गया है, केवल 2 ही यहाँ पे पार्ट है पृष्ठ रसायन से, अधिशोषण और कोलाइड। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं कौन कौन, तो सबसे पहले अधिशोषण, अधिशोषण के प्रकार बताया गया, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की बात। उसके बाद से कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, फिर पेप्टीकरण, अपोहन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति। उसके बाद से क्या है, स्कंदन या अवक्षेपण, हार्डी सुजे का नियम, रक्षी कोलाइड और उसके बाद से क्या है स्वर्ण संख्या। उसके बाद से क्या है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक और इसमें प्रोसेस आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इतने सारे टॉपिक यदि आप कवर कर लिए तो यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री से जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चनों का इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से उसका आंसर आप दे पाएंगे। आगे की ओर बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा केमिस्ट्री है यहां से आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है। भाई ठोस अवस्था से आंकिक प्रश्न पूछा जाता है, विलयन से पूछा जाता है, उसके बाद से जो है रासायनिक बलगतिकी से पूछा जाता है। तो ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आंकिक प्रश्न के लिए, और आंकिक प्रश्न यदि सही आप हल कर दें तो वहां से 1 नंबर का भी आपको नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। यहां पर हमने फिजिकल केमिस्ट्री की तो बात कर लिया, अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहां से आपको जो चैप्टर मिलते हैं, सबसे पहले मिल जाता है पी ब्लॉक, उसके बाद से डी एंड एफ ब्लॉक और उसके बाद से उपसह संयोजी यौगिक, ये इनऑर्गेनिक के हैं, और उसके बाद से जो है ऑर्गेनिक आता है। तो अब हम यहां पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें और इतना टॉपिक ध्यान रखें, किसी तरह से तैयार कर लें अपने एग्जामिनेशन से पहले। पता है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट का जो एग्जाम है किसका, केमिस्ट्री का, वो 4 फरवरी का होने वाला है। तो 4 मार्च को, फरवरी नहीं, तो 4 मार्च को अभी भी 1 महीने का समय है, और 1 महीने में तो इतने सारे टॉपिक आसानी से कवर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इन टॉपिक को ध्यान में रखना है और यही से क्वेश्चन बनने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद से आगे के चैप्टरों का इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे।
अब बात करेंगे अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है पी ब्लॉक तत्व, चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जिसको कि आपको पढ़ना चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्व को आपको याद रखना है और उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद से अगला आ जाएगा हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। हर एक वर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा भाई, हैबर विधि से अमोनिया आप कैसे बनाएंगे। उसके बाद से आगे है ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। उसके बाद से अगला टॉपिक है समूह 16 के तत्व यानी कि ऑक्सीजन परिवार के तत्व, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद से संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, क्लोरीन बनाने की विधि, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, अक्रिय गैस तत्व देख लेना है। क्या चीज, तो अक्रिय गैस तत्व। और इसके बाद आपको थोड़ा सा और समय देना है किस पर, हाइड्रोजन परिवार के तत्वों पर, वर्ग नंबर 17। वर्ग नंबर 17 यानी कि हाइड्रोजन परिवार के तत्वों पर कुछ हमने यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि क्लोरीन बनाने की विधि। इसके अलावा और भी पूछा जाता है। आगे की ओर बात करते हैं। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7, डी एंड एफ ब्लॉक तत्व। डी एंड एफ ब्लॉक तत्व, इसमें सबसे पहले संक्रमण तत्वों के बारे में जानना है। भाई संक्रमण तत्व होता क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, संयोजकता क्या होती है, ठीक है, और यह किस प्रकार के आयन बनाते हैं, इस पर आप ध्यान देना है। अगला जो है आ जाएगा इसी में टॉपिक लेंथेनाइड श्रेणी। भाई लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणी होती है वह एफ ब्लॉक के तत्वों की होती है, लेकिन यहाँ पर लेंथेनाइड श्रेणी के ही बारे में आपके सिलेबस में दे रखा है, एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में आपको नहीं दे रखा। इसीलिए आपको क्या करना, लेंथेनाइड श्रेणी के बारे में पढ़ना है। आगे की ओर बात करते हैं। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक, तो उपसह संयोजन यौगिक में कितने सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको उपसह संयोजन यौगिक के ही बारे में जानना है। भाई उपसह संयोजन यौगिक होता क्या है, उपसह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं। दूसरी बात, उपसह संयोजन यौगिकों का वर्गीकरण। उसके बाद से लिगेंड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लिगेंड। उसके बाद से अगला टॉपिक आता है बर्नर सिद्धांत, फिर संयोजकता आबंध सिद्धांत, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण हमेशा पूछा जाता है और इसी चैप्टर का यह टॉपिक है। आगे की बात करते हैं। अगला चैप्टर हाइलो एल्केन एवं हाइलो एरीन, और यहां से शुरू हो जाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां तक था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बनिक रसायन की बात करेंगे, जिसमें कि चैप्टर है क्या, हाइलो एल्केन एवं हाइलो एरीन। और इस चैप्टर में बहुत सारे नाम रिएक्शन है, आपको नेम रिएक्शन को देखना जरूरी है क्योंकि टिप्पणी लिखने के लिए आता है और उसके भी बारे में बताएंगे। सबसे पहला टॉपिक है हाइलो एल्केन क्या है, उसके बाद से हाइलो एल्केन का नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण की बात करेंगे। उसके बाद से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बूट्स अभिक्रिया, SN1 SN2 अभिक्रिया, हाइलो एरीन, हाइलो एरीनो का नामकरण। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन, कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि। उसमें जो है आपका नेम रिएक्शन भी आता है। इस चैप्टर का एक टॉपिक है बूट्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और बूट्स फिटिंग अभिक्रिया, इसके भी बारे में हमने बता रखा है। तो यहां तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसकी तैयारी आप करते रहें। उसके बाद से आगे का जो चैप्टर आता है एल्कोहल फिनोल ईथर, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है उसकी बात करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और इसकी तैयारी जरूर करें। कम समय में ज्यादा मार्क लाना है तो इतने सारे टॉपिक को आप एक बार जरूर ध्यान दें और इसकी तैयारी करते रहें। एक बार स्क्रीनशॉट लें। अगला चैप्टर है एल्कोहल फिनोल ईथर, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उसकी बात करेंगे। एल्कोहल फिनोल ईथर, सबसे पहली बात कि आपको एल्कोहल के बारे में जानना है। भाई एल्कोहल होता क्या है, एल्कोहल होता क्या है। इसके साथ ही साथ एल्कोहलों का वर्गीकरण, जिसमें कि
दो आधार पर वर्गीकरण किया गया है। एक क्या, तो एल्कोहल में OH समूह होता है उसकी संख्या के आधार पर, और दूसरी कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल, उसके बाद से मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, इस तरह के एल्कोहल की बात की जा रही है यहाँ पे। आगे एथिल एल्कोहल यानी कि इसकी बनाने की विधि, कैसे बनाया जाता है इसे, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसकी बात होगी। उसके बाद से फिनोल, फिनोल का वर्गीकरण। अगला टॉपिक है ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण। उसके बाद से ईथरों का नामकरण और ईथरों के निर्माण की विधियां। इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं एल्कोहल, फिनोल, ईथर से। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें सबसे पहले आपको एल्डिहाइड की बात होगी। भाई एल्डिहाइड है क्या, तो यहाँ पे कार्बोनिल समूह की बात हो रही है। ये चैप्टर में कार्बोनिल समूह आता है, C डबल बॉन्ड O, इस तरह से R C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे पहले एल्डिहाइड टॉपिक है। उसके बाद से एल्डिहाइड एवं कीटोनों का नामकरण और इनका बनाने की विधि, कैसे बनाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण और इसकी बनाने की विधि। उसके बाद से श्मिट अभिक्रिया, नाइट्रो यौगिक, नाइट्रोबेंजीन। इतने सारे टॉपिक यदि आप क्लियर करते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी सारे नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी का आप आंसर दे पाएंगे। अगला चैप्टर आता है एमीन। एमीन, तो एमीन का नामकरण और वर्गीकरण। दूसरी बात एथिल एमीन बनाने की विधि, और डाई एजोनियम लवण, जिसको कि हम लोग बोलते हैं साधारण सी भाषा में BDC। क्या चीज, तो BDC। इतने टॉपिक आप क्लियर करते हैं एमीन से, तो एमीन से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एक भी नंबर का छूटेगा नहीं। तो इतने सारे चैप्टर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस कहां पे करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, पूरे ऑर्गेनिक रसायन से, कार्बनिक रसायन से, और कार्बनिक नहीं, सीधे कार्बनिक रसायन से। सबसे पहली बात, नाम वाली अभिक्रिया। जितनी भी नाम वाली अभिक्रिया हैं, सभी नाम वाली अभिक्रियाओं को आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां से टिप्पणी पूछा जाता है। दूसरी बात, कैसे प्राप्त करते हैं, कुछ चीजें देगा और उसमें बताएगा कि आप इससे कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, क्या होता है जब, इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान देना। उसके बाद से अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, यानी कि रिएक्शन को पूर्ण करना है। उसके बाद से IUPAC नामकरण। यदि इतनी टॉपिक पर आप ध्यान देते हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा आप कर पाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया, फिजिकल केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, सारे टॉपिक को ध्यान में रखना है, और सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इसकी तैयारी करनी है। अब एक चैप्टर बचता है यहाँ पे, जैव अणु। जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल, अब उसकी बात करेंगे। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद से बायोमॉलिक्यूल की बात करते हैं। अगला चैप्टर है जैव अणु, और इससे जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैव अणु की परिभाषा ही देखनी है। भाई बायोमॉलिक्यूल होता क्या है, जैव अणु होता क्या है। तो यहाँ पर जीव शरीर जिन जटिल अणुओं से बना होता है उसे ही जैव अणु कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये सभी क्या है, जैव अणु है। उसके बाद से अगला टॉपिक आता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, इसका वर्गीकरण, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे दो टॉपिक बनते हैं इसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज की संरचना हमेशा पूछा जाता है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। इसके साथ साथ फ्रक्टोज को भी देखना है, इसको भी छोड़ना नहीं है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला टॉपिक है अमीनो अम्ल, और उसके बाद से अगला टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो अम्लों का बहुलक होता है, यानी कि अमीनो अम्लों को जोड़ जोड़ करके एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, उसी को बोलते हैं क्या चीज, प्रोटीन। आगे न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, और यहाँ पे पूछा जाता है सबसे ज्यादा डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके साथ साथ आरएनए के भी बारे में पूछा जाता है, और एक टॉपिक इसमें बनता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बस आप इन चैप्टरों से इतना टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे केमिस्ट्री के जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, सभी टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा,
और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।